आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज का जो वीडियो है वह इंटरमीडिएट में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज का जो वीडियो टॉपिक है वह हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो हिंदी पेपर जो 12th का हिंदी है उसका जो पहला टॉपिक है निबंध, जो कि बालकृष्ण भट्ट, जो कि आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। तो इसमें इसका जो शीर्षक है, इसका शीर्षक है बातचीत। तो यहाँ पर हम बात करें तो इस बातचीत में हमें बातचीत के बारे में बताया गया है कि बातचीत से हमें क्या लाभ क्या हानि देखने को मिलता है। यदि हम अपनी विचारों को, अपनी भावनाओं को यदि व्यक्त नहीं करते तो क्या होता। और हमारे देश की जो बातचीत की शैली है और जो विदेशों की जो बातचीत की शैली है उसको कंपेयर किया गया है। और इसमें कुछ कुछ बातें हमें ये देखने को मिलता है कि अलग अलग उम्र के लोगों के बातचीत का लहजा, बातचीत का जो टॉपिक होता है वह अलग अलग हमें देखने को मिलता है। इन्हीं कुछ कुछ बातों पर कुछ कुछ जो है जो यूरोपीय देशों के कुछ के बारे में भी इसमें दिया गया है, जैसे एडिसन का क्या विचार था। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का जो वीडियो है इसको, और वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आपके परीक्षा का ये सिलेबस है और उसमें लगा हुआ है। और आप लोग इसको पढ़िए, समझिए, और प्रश्न यहाँ से देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीवनी देखेंगे, तो इसका आप लोग एक नोटबुक लीजिएगा और उसमें नोट करते जाइएगा। इसका जन्म जो है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था और निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी में हुआ था। तो इसका निवास स्थान भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसका निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। और माता का नाम पार्वती एवं बेनी प्रसाद भट्ट इनके पिता थे। पिता एक व्यापारी थे और इसके माता एक सुसंस्कृत महिला, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन के प्रति रुचि और लालसा जगाई थी। ठीक है, इसकी शिक्षा की बात करें तो प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दिया था। उसके बाद इनकी वृत्ति की बात करें तो, इनके पेशा की बात करें तो 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापक रहे, टीचर के रूप में रहे। 1885 से प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का भी फिर अध्यापक रहे। 1888 में प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त किए गए। ठीक है, तो मतलब इनका जो है अधिकांश जीवन जो है अध्ययन अध्यापन में ही बीता है, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। उनके बाद उन्होंने लेखनी पर लेखन कार्य पर ही निर्भर रहा। ठीक है, विशेष परिस्थिति, पिता के निधन के बाद उनका पैतृक व्यापार जो है उसको संभालने के लिए गृह कलह का भी सामना करना पड़ा और पैतृक घर छोड़ करके घोर आर्थिक संकट में जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति हमेशा समर्पित रहे। ठीक है, उसके बाद रचनात्मकता, सक्रियता की बात करें तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा में हिंदी वर्धिनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रतीप, तो यहाँ ये आप नोट कर लीजिएगा, हिंदी प्रतीप नाम का पत्रिका जो है, इसका मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया था। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की गई। तो यहाँ पर ये प्रश्न भी आ सकता है, वेदों की समीक्षा किसने किया था, तो बालकृष्ण भट्ट ने किया था। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयुक्ता स्वयंवर की कठोर आलोचना की, तो ये प्रश्न भी आ सकता है, इसको आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है, जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादक के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार न होने के कारण अलग हो गए।
तो ये छोटी छोटी बातें जो है इसको आप लोग नोट करते चलिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद इनकी रचनाओं की बात करें तो रचनाओं में आप लोग देख पाएंगे रचनाएं हैं रहस्य कथा, इसको नोट कर लीजिएगा, उपन्यास है, और नूतन ब्रह्मचारी, सो अजानेक सुजान, गुप्त वेरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा हमारी, घड़ी, सद्भाव का अभाव, ये सब इनकी जो है उपन्यास है। यदि नाटक की बात करें तो नाटक में देखिएगा पद्मावती, अर्जुनीय, वेदी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, तो यहाँ पे नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर आपको देखने को मिल सकता है। शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर, सुम की एक नकल, वीरेन नल्ला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, ये सबको जो है आप नोट करके याद कर लीजिएगा। एक रोगी और एक वेद, रेल का विकट खेल, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, रेल का विकट खेल किसकी रचना है। ठीक है, उसके बाद बाल विवाह आदि। उसके बाद कुछ कुछ प्रश्न भी इन्होंने लिखा है, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार, विडंबन आदि। निबंध में की बात करें तो 1000 के आसपास इन्होंने निबंध 100 से ऊपर भी लिखा है, 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है जो कि इन्होंने लिखा है। भट्ट निबंधमाला नाम से 2 खंडों में इसे प्रकाशित किया गया है। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें तो बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं के उन्नायक रचनाकारों में से एक हैं। वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक हैं। तो आप लोग जब हिंदी साहित्य का जब आधुनिक काल हम लोग पढ़ते हैं तो आधुनिक काल में भारतेंदु काल से स्टार्ट होता है। भारतेंदु अब आप सबको क्लास में हमने बताया भी था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर इस युग का नाम पड़ा था, क्योंकि यहाँ पर जो है इस युग में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने ही उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। बहुत सारे रचनाएं उनके द्वारा लिखा गया था, इसीलिए इसको जो है भारतेंदु युग कहा गया है। ठीक है, उसके बाद भारतेंदु के बाद द्विवेदी, इस तरह से बढ़ते क्रम में कई युगों में जिसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी हम लोग इस टॉपिक को फोकस करते हैं। ठीक है, वे भारतेंदु युग के साहित्यकारों में से एक है। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार, हिंदी के आधुनिक आलोचक और प्रवर्तकों में अग्रगण्य है। तो यहाँ पर देखिए यदि हम उनकी बात करें तो ये पत्रकार भी थे, निबंधकार थे, हिंदी के आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में सबसे आगे थे। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को प्रतिभाशाली, जनधर्मी व्यक्तित्व और लेखन से एक नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रूप, रंग और मानस दिया है। तो व्यक्तित्व यदि हम इनकी बात करें तो इन्होंने जो है हिंदी साहित्य को के निबंध विधा में अपनी महारत हासिल तो की ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो है और भी कई विधाओं में अपनी नई दिशा उन्हें देने का कोशिश किया है। ठीक है, निश्चय ही इस महत्तर युगांतकारी कार्य में वे एकांकी नहीं थे, किंतु भारतेंदु हरिश्चंद्र तो कह रहा है कि वे अकेले नहीं थे। इसमें कौन कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, प्रताप नारायण मिश्र थे, प्रेमघन थे, राधा चरण गोस्वामी जैसे अनेक महान साहित्यकार उनके साथ थे। तो अब आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन कौन से भारतेंदु मंडली के या भारतेंदु युग के लेखक हैं। तो यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं हो जाएंगे, और बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे, प्रताप नारायण मिश्र हो जाएंगे, बद्री नारायण प्रेमघन हो जाएंगे, उसके बाद राधाचरण गोस्वामी हो जाएंगे। ठीक है, किंतु यह एक सर्वसम्मत स्थापित मान्यता है कि वे अपने युग में सर्वाधिक सक्रिय, मुखर और प्रदीर्घ समय तक सुदृढ़ निष्ठा के साथ तेजस्वी लेखन द्वारा साहित्य सेवा करते रहने वाले समर्पित साहित्यकार थे बालकृष्ण भट्ट। तो अब हमने उनके जीवनी में पढ़ा कि उन्हें जो है कई कष्टों का सामना करना पड़ा, अध्यापक रहे थे, उसके बाद फिर जो है उन्हें किसी कारण से छोड़ना पड़ा, फिर अलग अलग जगहों पर जाकर के उन्होंने काम किया। अपने पिता की मृत्यु के बाद किस तरह से उनके जीवन में हमेशा से जो है परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी वह जो हिंदी साहित्य के प्रति जो है उनका लगाव बढ़ता ही गया। भारतेंदु युग के 2-3 प्रमुख साहित्यकारों में से एक थे जिन्होंने अनवरत लेखन में भारतेंदु युग का रचनात्मक युग व्यक्तित्व निर्मित हुआ और आगे द्विवेदी युग का मूलाधार निर्मित हो सका। तो इन्हें जो है भारतेंदु युग के कवि के रूप में माना गया,
कवि के महत्वपूर्ण कवि के रूप में माना गया है, जो कि सबसे आगे थे। उन्होंने इसे आगे तो बढ़ाया ही, लेकिन द्विवेदी युग में भी इनका लेखनी चलता रहा। ठीक है। साहित्य केवल कल्पना विलास और मनोरंजन की वस्तु नहीं है, बल्कि यह जनसमूह के चित्त विकास का संवाहक और जन संस्कृति के विकास प्रवाह का मूर्त वांग्मय उपादान है, जो गहन लोक संस्कृति में उपजता और दिशा पाता है। तो कहा गया है कि जो ये है साहित्य जो है केवल मनोरंजन का नहीं है, समाज में जो घटना परिघटनाएं जो भी बातें होती है उसको हमें इसी साहित्य में हमें देखने को मिलता है। हर एक युग के हर एक समय की अलग अलग साहित्य का यदि हम लोग अवलोकन करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हमें वहाँ से उस युग की सारी जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है। उसके बाद करा है कि साहित्य में बनती है और बालकृष्ण भट्ट इसमें जो है महत्वपूर्ण है। आधुनिक हिंदी नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में नए सिरे से अपनी भाषा और साहित्य की मौलिक लोकवादी प्रवृत्ति एवं जातीय निष्ठा की पहचान करते हुए तद अनुरूप दिशा और प्रवाह देने का कार्य जिन महान लेखकों ने अपनी रचनात्मक गतिविधियों द्वारा संपन्न किया, उसमें भट्ट जी विशेष रूप से स्मरणीय है। तो यहाँ पर देखिए हिंदी जागरण के बारे में, राष्ट्रीय आंदोलन के समय में जो भी जितनी भी एक्टिविटी हुई हिंदी के विकास के लिए, हिंदी के डेवलपमेंट के लिए जितने भी कार्य किए गए, उसमें ये भी शामिल थे। ठीक है। उसके बाद देखिए फिर करा कि बालकृष्ण भट्ट गद्यकार थे। उनकी रुचि मानस और प्रतिभा से परिवेश और यथार्थ से संपूर्ण सरोकार रखने वाले लेखक और पत्रकार भी थे। तो गद्यकार थे। इनकी जो प्राय रचना है वह काव्य नहीं है, इनके जो गद्य हैं, गद्य में इनकी विशेष रुचि रही थी, इसीलिए इनका ज़्यादातर हम लोग गद्य ही देखते हैं। ठीक है। उनके गद्य में भाषा और कला की जड़ें भी परिवेश और यथार्थ में ही थी। तो देखिए यहाँ पर फिर उसकी भाषा और कला की बातें यदि हम करें तो जो उनका परिवेश था, यथार्थ था, जो वर्तमान स्थिति था, उसी को उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रदर्शित किया है। ठीक है। लोक व्यवहार में बोलचाल, बातचीत और अभिव्यक्ति में मूर्त भाषा और कला ही उनके गद्य का कलेवर बन जाती थी। वह नवजागरण और स्वाधीनता संघर्ष का दौर था, जिसमें भीतरी और बाहरी स्वदेशी और विदेशी शक्तियों की टकराव और संघर्ष ही जागरूक गद्य लेखन की नियति थी। तो उस समय जो है जब नवजागरण था, उसमें विदेशी शक्तियों के साथ टकराव था। उस समय जो है इन सब ने अपनी लेखनी के मदद से जो है हमारे साहित्य को, हमारे लिटरेचर को, हमारे देश की भाषा को आगे बढ़ाने का काम किया है। ठीक है। यह टकराव और संघर्ष भट्ट जी के लेखन की आंतरिक दृढ़ता, तेज और तेवर बनकर उभरता है। भट्ट जी हिंदी प्रतीप, जो आपको पहले भी बोले थे कि इसको आप लोग लिखिएगा, पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखे हैं। मतलब हिंदी प्रतीप जो उनका पत्रिका था, उनमें कई सारे रचनाओं को उन्होंने, नाटक हो गया, प्रहसन हो गया, ये सब लिखा था। किंतु निबंध ही उनकी अपनी विधा है, जिसमें अभिप्रायपूर्ण से स्वदेश लेखन पूरी शक्ति, सामर्थ्य और वैभव के साथ प्रकट हुआ है। तो बताया कि इनका जो है मजबूत जो पक्ष था वह था निबंध में इन्हें महारत हासिल था। ठीक है। बाल विवाह, तो देखिए सामयिक समस्या, उस समय जो समस्या थी उस समस्याओं में उन्होंने क्या क्या लिखा है। बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला स्वतंत्रता, राजा प्रजा कृषकों की स्थिति, अंग्रेजी शिक्षा, शिक्षितों में परिवर्तन, देश सेवा, अंधविश्वास, ये सारी चीज़ों पर उन्होंने बहुत सारे रचनाओं को लिखा है। ठीक है। उसके बाद फिर है व्यक्ति व्यंजक आत्मपरक कलात्मक निबंध भी उन्होंने इतने लिखे हैं कि उनकी संख्या सैकड़ों में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य में एडिसन स्टील के श्रेणी में रखा है। तो यहाँ पर प्रश्न ये जो है आपको पूछ सकता है, इसको नोट कर लीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिसन और स्टील के श्रेणी में रखा है। ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया था। ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। हो सकता है ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, तो आप लोगों से भी पूछ लिया जाए। ठीक है। कि किसने कहा था, ये पूछ सकता है। बालकृष्ण भट्ट को किसने कहा था कि वह अंग्रेजी के साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में है, ये पूछ सकता है। या नहीं तो घुमा के ये पूछ सकता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस निबंधकार के बारे में ये कहा है कि वह अंग्रेजी के साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में है। तो यहाँ पर दो तीन तरह से घुमा के पूछ सकता है। बस ये चीज़ आपको याद रखना है, अपनी कॉपी पे
नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम चलें आज का जो बातचीत शीर्षक है इसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए बातचीत शीर्षक में हमें क्या देखने को मिलता है। यहाँ प्रस्तुत बातचीत शीर्षक निबंध एवं उनके निबंधकार व्यक्तित्व और निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है। प्रस्तुत निबंध भट्ट जी के बारे में ऊपर में कही गई बातों को सहज ही पुष्ट और प्रमाणित करता है, ठीक है। उसके बाद कुछ यहाँ पर आप लोग नीचे देख पा रहे होंगे उनकी प्रतिभा। तो ये भी पूछा जा सकता है। ये रामविलास शर्मा के द्वारा कहा गया है किसके बारे में, तो बालकृष्ण भट्ट के बारे में ये पंक्ति कही गई है। ये पंक्ति भी कभी कभी जो बड़ी लेवल के एग्ज़ाम होते हैं जैसे बीपीएससी या टीचर वाला या कोई अन्य एग्ज़ाम होता है, हिंदी साहित्य का असिस्टेंट प्रोफेसर का होता है, वहाँ पे भी पूछ लिया जाता है। उनकी वास्तविक प्रतिभा एक अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि आलोचक की है। उन्हें आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता कहना अनुचित न होगा। धर्म और दर्शन के सामाजिक विकास की कसौटी पर कसकर बालकृष्ण भट्ट ने प्रगतिशील आलोचना की नींव डाली है। तो ये कई बार पूछा जाता है, ठीक है। इसको भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। तो आज का जो हमारा ये जीवनी खंड समाप्त हुआ और इसका जो है बातचीत हमने शुरू में ही बताया था। इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे चूँकि अभी हम वीडियो 16 मिनट का हो गया है, कुछ ज़्यादा ही थोड़ा सा और हम आप लोगों का समय लेंगे और इसके बारे में कुछ छोटी छोटी जानकारी हम आपको दे देंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसमें बातचीत का यही है कि बातचीत का क्या तरीका होना चाहिए, बातचीत कैसे होना चाहिए, दो लोगों में बातचीत होता है तो कैसा होता है, दो लोगों से अधिक लोगों में बातचीत होता है तो कैसा होता है। हर एक उम्र के लोगों में अलग अलग एज अवस्था के अनुसार, छोटे बच्चों में देखिएगा खिलौनों के को लेकर के बातचीत होगा। फिर अलग उससे बड़े उम्र में खिलाड़ी के बातचीत में देखिएगा तो खेल से संबंधित बात करते हैं। जो विद्यार्थी होते हैं, छात्र होते हैं, वो पढ़ाई से संबंधित बात करते हैं। जो किसान होते हैं वो खेती से संबंधित बात करते हैं। जो बूढ़े होते हैं वो अपनी बुढ़ापे को लेकर के बातचीत करते हैं। तो अलग अलग उम्र में अलग अलग तरह की बातचीत हमें देखने को मिलता है। बस यही बातचीत है। साथ ही साथ ये कल्पना किया गया है कि सोचिए यदि हम लोगों को बोलने की शक्ति नहीं होती तो क्या होता, यह दुनिया कैसे होता, ये हम लोग अपनी भावों को, अपने विचारों को कैसे व्यक्त कर पाते, ये सारी चीज़ें हैं। फिर जो है कुछ चीज़ें बाद में ये भी कहा गया है कि यूरोप के देशों में बातचीत करने की कैसी कला है। एडिसन के बारे में बताया गया, एडिसन क्या मानते थे, बातचीत कैसा होना चाहिए। तो ओवरऑल हम लोग देखेंगे तो इसमें ये बताया गया है कि बातचीत का शैली क्या होना चाहिए, बातचीत का लहजा क्या होना चाहिए, बातचीत से हमें क्या देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो कहीं कहीं इसका जो है भाषा हमें व्यंग्यात्मक भी देखने को मिलता है। व्यंग को डालकर इसमें इंटरेस्टिंग बनाया गया है। यहाँ पर यूरोप पे बात करने वाले लोगों के बारे में बताया गया है कि उसमें बात करने की एक विशेष कला होती है। जो उसको सुनता है तो सुनता ही रहता है, उसे आनंद की अनुभूति होती है। इन तमाम बातों के साथ जो है इसमें बातचीत के बारे में बताया गया है। इसको हम लोग इसका जो शीर्षक है, निबंध है, इसको निबंध को हम लोग पढ़ेंगे। बस इस संक्षेप में आप लोगों को ये बताना था इसको आपके दिमाग में, ताकि कुछ बातें आ जाए। जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो आप लोगों को भी पता चलेगा कि बातचीत का जो टॉपिक है, शीर्षक है, उसमें क्या क्या बातें हमें देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो ये हम लोगों ने जीवनी खंड में देखा और इसमें हम लोगों ने जो भी चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें देखी, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और तैयारी को अभी से स्टार्ट करना है, क्योंकि स्कोर हमें ऐसा चाहिए कि इसमें हिंदी साहित्य में, चूँकि ये सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और इसको बस थोड़ा सा यदि आप ध्यान देते हैं तो आपका स्कोर बहुत ही अच्छा होगा। इसी कामनाओं के साथ, इसी वादों के साथ आप लोगों के लिए निरंतर वीडियो लाएंगे, बशर्ते आप अपने तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़िएगा। बस इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं आज की इस वीडियो में। फिर नेक्स्ट वीडियो आते रहेगा। आप लोग यदि लगातार वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको जो भी वीडियो हम अपलोड